कौन तिरंगा ले जा करके सरहद पर लहराएगा। अरे खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से। जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। जिंदा दिल लोगों की सरजमीन गाजीपुर, गाजीपुर की इल्मी अदबी तहजीबी इस सरजमीन को मैं उर्दू का एक तालिब इल्म नदीम फर्रुख सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम व आदाब पेश करता हूँ और अपने मेहमानाने खुसूसी और सदर आली वकार से इजाज़त चाहता हूँ कि वो मुझे इजाज़त दें ताकि मैं मुशायरे के सफर का आगाज करूं। इजाजत है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत मिली कि मैं मुशायरे के सफर का आगाज करूं। आज के मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मोहतरम राम गोविंद चौधरी जी को तशरीफ लाना था, लेकिन कल से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मोहतरम अखिलेश यादव जी के आदेश पर मोहतरम राम गोविंद चौधरी जी को अपना प्रोग्राम यहां का बदलना पड़ा और उन्हीं के हुक्म पर आज के मेहमान खुसूसी के तौर पर वो जिम्मेदारियां साबिक वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत मोहतरम मुनीर अहमद खान साहब को सौंपी गई। तो मोहतरम मुनीर अहमद खान साहब आज के इस मुशायरे में मेहमान मुअज्जिज और मेहमान इम्तियाज साबिक वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत मोहतरम ओम प्रकाश सिंह साहब, मोहतरम वीरेंद्र सिंह जी साबिक MLA, हमारे मेहमानान में मोहतरम हैदर अली टाइगर साहब, समाजवादी पार्टी गाजीपुर के जिला अध्यक्ष मोहतरम रामधारी यादव जी, MAH इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और जो भी इस कॉलेज के स्टाफ से जुड़े हुए लोग हैं वो सब, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, गाजीपुर के कोने कोने से तशरीफ लाने वाले तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, मैंने अभी सदर आली वकार और मेहमानान खुसूसी से इजाजत मांगी कि मुशायरे का सफर शुरू करने के लिए मुझे आपकी इजाजत दरकार है, मुझे इजाजत है। उन्होंने मुझे इजाजत दी, लेकिन मेरा मानना यह है हजरात गिरामी कि कोई भी मुशायरा कितना ही अच्छा सजा लिया जाए, सदर आली वकार इजाजत दे दे, शायर और शायरात कवि जितने भी हैं सब आकर डाइस पर बैठ जाए, मुंतजिमीन बहुत अच्छे इंतजाम सजा लें, सब कुछ अच्छा हो जाए, उसके बाद भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। कोई भी मुशायरा कामयाब तब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिलते हैं, आप जैसे अच्छे सामईन मुशायरे की कामयाबी की जमानत होते हैं। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं, इजाजत दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? अच्छा, इस सीरीज में गालिबन ये हमारा 9वां या 10वां मुशायरा है। एक बात कहना चाहता हूं गाजीपुर के लोगों, आपकी अदबी सलाहियतों को सलाम पेश करता है नदीम फर्रुख इस बात के लिए कि ये पहला शहर है जहां अपने मेहमानों के साथ साथ मेजबान शोरा की भी तकरीम का पूरा ख्याल रखा गया और उनको भी न सिर्फ एजाज दिया गया बल्कि उनके लिए एक मखसूस जगह मुकर्रर की गई कि वहां वो मेजबान शोरा बैठेंगे। ये ऐसा आजकल कम देखने को मिलता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और इस मुशायरे के जितने मुंतजमीन हैं उनका इस्तकबाल यहाँ के मकामी शोरा को जोरदार करना चाहिए कि उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि वो
यहाँ के जो फनकार हैं, यहाँ के जो कलमकार हैं, यहाँ के जो अदीब और शायर हैं, उनका भी एहतराम और उनकी तकरीम हो सके। थोड़ा वक्त दुकान खोलने में लगता है, फिर तो सब हो जाता है। तो अब मैं बाकायदा मुशायरा शुरू करता हूं। कर दे साहब। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूं। सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश की एक कोशिश, जिसकी तहरीक मिली इस सूबे के साबिक वजीर आला मोहतरम अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी ने जब सद्भावना कमेटी के चेयरमैन भाई आजाद अहमद साहब से यह कहा कि इस मुल्क में नफरत की राजनीति करने वालों ने माहौल को बहुत बिगाड़ रखा है, तो क्या आपके शायर और कवि इस माहौल को, उस पुराने हिंदुस्तान को बनाने में कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं? इस जिम्मेदारी को सद्भावना कमेटी ने पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कंधों पर लिया और भाई आजाद अहमद साहब एक कारवां लेकर निकले। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, जिले जिले जाकर, शहर शहर जाकर सद्भावना कमेटी एक कोशिश कर रही है कि हम लोगों को ये कह सकें कि नफरतों का माहौल खत्म तब होगा जब इसका जवाब मोहब्बतों से दिया जाए। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसी तरह से अगर नफरतों का सामना करना है तो मोहब्बत ही उसका इलाज है। और हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हमारा मानना यही है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हजरात गिरामी, इलेक्शन का वक्त है, थोड़े वक्त के बाद, थोड़े दिनों के बाद आप फैसला करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों के बाद श्रीमती आचार संहिता लग जाएंगी, तो उसके बाद जाहिर है कि श्रीमती आचार संहिता का एहतराम करते हुए बातचीत को बहुत संभल के करना होगा। इसलिए आज आपसे खुल के बातचीत करने का मन है। तो क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी तक मैं उस गाजीपुर में अपने को महसूस नहीं कर रहा हूं जिस गाजीपुर का चर्चा मैंने मोहतरम ओम प्रकाश सिंह से बार बार सुना है। मैं कहना चाहता हूं, मुझे वो गाजीपुर दिखाइए जिसे देखने के लिए मैं सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके आप तक पहुंचा हूं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। प्रिंसिपल साहब कहां चले गए? सर, आप पटियाली के चुनाव में आए थे मेरे यहाँ, तो तब से मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, इन शायरों को क्या जरूरत पड़ी थी? ये तो बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, मुशायरे की महफिल में जाते थे, हवाई जहाज से सफर करते थे, शहर में जब पहुंचते थे तो 3 स्टार 5 स्टार होटल में इन्हें अकोमोडेशन मिलता था, खूबसूरत लाइफ
बेहतरीन जिंदगी जीते हुए मुशारफ पढ़ने के बाद लाखों का पेमेंट लेकर अपने घरों को लौटते थे। क्या जरूरत आन पड़ी कि चुनाव के मौके पर इन्हें इस तरह से दर दर भटकने की नौबत आ गई। इनमें से कोई इस उम्मीद के साथ यहां नहीं आया है कि जब सरकार बन जाएगी तो उसे लाल बत्ती मिलेगी। हम लोग सिर्फ इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जंगल में जब आग लगी, सारे जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे। जिसे देखो बड़े से बड़ा बहादुर जानवर जंगल की लगी हुई आग की उठती हुई लपटों को देखकर मैदान छोड़कर भाग रहा था। एक छोटी सी नन्ही चिड़िया अपने चोंच अपने परों को खोलती, उड़कर तालाब तक जाती, अपनी चोंच में पानी के 2 कतरे लेकर आती और उस लपटों पर, उस भड़कती हुई आग पर अपनी चोंच को खोल देती। जब जानवरों ने देखा और कहा, बेवकूफ चिड़िया, तू क्या ये समझती है कि तेरे 2 कतरों से जंगल की ये भड़कती हुई आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने कहा कि ए बहादुर जानवरों, ए जंगल के बहादुरों, ए जंगल के जितने 30 मार्खा लोग यहाँ खड़े हो, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जब इस जंगल की आग की तारीख, जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग देखकर भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना किरदार अदा करूँ। यही वो जज्बा है जिसने इन शायरों को यहां आने पर मजबूर किया कि आपसे कुछ बात की जाए। अब एक सवाल पैदा होता है, आपके सामने तरह तरह के लोग आएंगे। कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म को बचाना है, तो फिर आपको ये करना होगा। कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, और उसके बाद बात शुरू करेंगे और कहेंगे कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर आपने अपनी क़यादत नहीं बनाई। बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, दोनों का मकसद एक ही है। बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। गाजीपुर के पढ़े लिखे लोगों, MAH कॉलेज में बैठे हुए जिंदा दिल लोगों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर एक ट्रे हो, उस ट्रे में कुछ लाल रंग की गेंदें रखी हो, कुछ हरे रंग की गेंदें रखी हो, एक आदमी कोशिश करे कि मैं लाल गेंदों को एक तरफ कर लूंगा, दूसरा कोशिश करे कि मैं हरी गेंदों को एक तरफ कर लूंगा। मुझे बताइए कि क्या दोनों ये नहीं चाहते हैं कि ये लाल और हरे रंग की गेंदें अलग अलग हो जाएं? यही तो दोनों का मकसद है, यही तो दोनों की कोशिश है, जिसे हमें और आपको समझना पड़ेगा। क्या मेरी बात गाजीपुर तक पहुंची? मुझे नहीं लगा पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंची। अब अगर पहुंच गई है तो अब जाहिर है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत लोग एक्टिव हैं। कहेंगे साहब इन्हें लाखों का कुछ एग्रीमेंट हो गया होगा अखिलेश यादव से, इसलिए चापलूसी करने के लिए आए हैं। लेकिन सच जब बोला जाता है तो उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। यह हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमें इसका सबक हमारे बुजुर्गों ने दिया है। गाजीपुर के अच्छे लोगों जरा सोचो, 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ था, एक तरफ तो हम मुल्क की आजादी की खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल में गम था कि मजहब की बुनियाद पर मुल्क का बंटवारा हो रहा था। एक तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज आ रही थी कि ऐ मुसलमानों आओ, ये मुल्क तुम्हारे लिए बन रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लगाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर हमारा एक बुजुर्ग अपनी डबडबाई आंखों में आंसू लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश कर रहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम इस मिट्टी को छोड़कर कहां जा रहे हो? तुम इस वतन को छोड़कर जा रहे हो जहां वफा है, जहां वफादारी है, जहां खुलूस है, जहां मोहब्बत है, जहां तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, जहां तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां हैं। तुम इस मिट्टी को छोड़कर जा रहे हो। उस वक्त हमारे बाप दादा ने अपने सर से सामान की पोटली उतार के जमीन पे रखी
और जमीन पे रखने के बाद ओम प्रकाश सिंह जी बहुत मोहब्बत के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मौलाना हम आपकी बात पे भरोसा कर तो लें, आप शरीफ आदमी हैं, हमें लगता है कि हमें आपकी बात पर भरोसा करना चाहिए, हम आपकी बात पर भरोसा कर तो लें, लेकिन ये बताइए कि अगर कभी इस मुल्क में नफरत का माहौल बन गया, कभी अगर मजहब की बुनियाद पर हमें सताया गया, कभी अगर दाढ़ी टोपी के नाम पर हमें मारा गया, तो कौन होगा जो हमारी मदद के लिए निकल कर आएगा? कौन होगा जो हमारा साथ देगा? कौन होगा जो हमारी मदद को सामने आएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इस मुल्क के पहले वजीर तालीम बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा, हिंदुस्तान के मुसलमानों में उस वक्त नहीं होऊंगा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब नफरत का माहौल बनेगा, कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, कोई तुम्हारी मदद को आए या न आए, लेकिन इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का आईन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। जब ये बात कही गई, हमारे बुजुर्गों ने सामान की पोटली रखी और वापस अपने घरों को आए। यानी कि मैं बताना चाहता हूं कि 1947 के नफरत भरे माहौल में भी हमारे बुजुर्गों ने मोहम्मद अली जिन्ना पर भरोसा नहीं किया था, हमने भरोसा किया था महात्मा गांधी पर, हमने भरोसा किया था जवाहरलाल नेहरू पर, हमने भरोसा किया था सरदार पटेल पर। आज भी गाजीपुर वालों, मैं जिस आदमी के लिए आपसे कहने आया हूं वो मुसलमान नहीं है, वो कलमा नहीं पढ़ता है, वो नमाज नहीं पढ़ता, उसके सर पर टोपी नहीं है, उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, वो रोजे नहीं रखता, वो ऐसा कोई काम नहीं करता जो मुसलमान करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, मैंने उस शख्स को बड़े करीब से देखा है, मैंने उसके अंदर झांक कर इस बात का पता लगाया है कि उसके सीने में जो धड़कता हुआ दिल है, उस दिल में सभी धर्मों के लिए सम्मान है, सभी जात बिरादरियों के लिए इज्जत है, सभी के लिए प्यार है। इसलिए मैं कहने आया हूं कि मोहतरम अखिलेश यादव जी के लिए आपको यह अज़्म लेना है कि यहाँ बैठा एक एक शख्स ये इरादा करके उठे कि मैं हूं अखिलेश यादव, और तब तक अब चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस सूबे की हालत न बदल जाए, जब तक इस सूबे की जो सियासी नजरिया है और जो सियासी मंजरनामा है इसे बदल न दूं। ये जिम्मेदारी हमें और आपको उठानी पड़ेगी। और सोचना ये है, इसलिए जरूरत है इस बात की कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। जौहर भाई, यही तो वो गाजीपुर है जहां 20-30 साल 35 साल से आप आ रहे हैं। ये मंजर देखने को हमारी आंखें तरस गई है कि कोई टोपी लगा के कोई मुसलमान दाढ़ी के साथ बैठा है, उसके बराबर में कोई तिलक लगाए हुए हमारा हिंदू भाई है। यही तो वो सच्चा हिंदुस्तान है जिसे देखने को हम तरस गए थे। वे यही तो वो मुल्क है जिसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे दुनिया में है। दुनिया के 15 मुल्कों में जाने के बाद हमें ये पता लगा, दुनिया के 15 मुल्कों में जाने के बाद यह पता लगा कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क अगर कोई है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। उसके अलावा कोई दूसरा मुल्क इतना खूबसूरत नहीं। और ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बगैर दलील के दावे की कोई हैसियत नहीं, दलील पेश करता हूं। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क में चले जाइए, दुनिया के ताकतवर से ताकतवर मुल्क पे चले जाइए, कहीं आपको सिर्फ गोरे रंग के लोग मिलेंगे, कहीं आपको सिर्फ काले रंग के लोग मिलेंगे, कहीं आपको सिर्फ तिगने कद के लोग मिलेंगे, कहीं आपको लंबे लंबे लोग मिलेंगे, कहीं आपको छोटी आंखों वाले मिलेंगे, कहीं आपको बड़ी आंखों वाले मिलेंगे। ये अनोखा मुल्क है जहां गोरा भी है, काला भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, छोटी आंखों वाला भी है, बड़ी आंखों वाला भी है। अरे जब ऊपर वाले ने इसे गुलदस्ता बना के भेजा है तो इसे एक रंग का बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसे खूबसूरत गुलदस्ता बना रहने दो। यही ख्वाब लेकर हम आपके पास आए। क्या जबरदस्त, क्या बढ़िया बात बोल दी। एक बार जोरदार तालियां इस ख्याल पर। वाह 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 वाह, कयामत कयामत, वाह वाह वाह, बहुत।
तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, चमन में इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है। शेर सुने, चमन में इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो यकीन जानिए ये मोहब्बतें कायम रहें, एक दूसरे के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल सकें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो सकें, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के साथ उसकी खुशियों में शरीक हो सकें। इसके लिए इस मुल्क को खूबसूरत बनाने की जरूरत है। इस मुल्क को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन हाथों में देने की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले, जो सबके ख्वाबों का इंतजाम करें, जो सबके सपनों का भारत बनाएं। यही जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, छटपटाहट बता रही है कि हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि जिन्हें लोगों की रोजी रोटी पर बात करनी चाहिए थी वो लाल टोपी पर बात कर रहे हैं। जिन्हें लोगों की भूख को पहचानना चाहिए था वो लोगों को कपड़ों से पहचान रहे हैं। जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए था वो बेहयाई के साथ दूसरों पर तंज कर रहे हैं। और तंज इसलिए कर रहे हैं कि उनके हाथ में एक ताकत लग गई है, और वो ताकत ये है कि सच की तलाश, सच की हिमायत था जिनका काम, सच की तलाश, सच की हिमायत था जिनका काम, वो लोग झूठ बोल के धनवान हो गए। हमारी मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बंद कर दिया, तब से ये हालात इस तरह के पहुंच गए। हालात से बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। यकीन रखिए इस बात पर, और यहां से बात खत्म करता हूं, इस बात पर यकीन और ईमान रखिए कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है।